हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक और नई और मज़ेदार क्लास में। हम यहाँ पर अब बात करेंगे बुलियन एलजेब्रा पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स की। पिछली क्लासेस में हमने बुलियन एलजेब्रा के बारे में सीखा कि बुलियन एलजेब्रा होता क्या है, उसमें कौन कौन से रूल इस्तेमाल किए जाते हैं और कौन कौन सी थ्योरम्स होती है, ये हमने पिछले वीडियो में देख चुके थे। आज हम यहाँ पर कुछ बहुत ही सिंपल्स एग्जाम्पल्स को लेंगे और यहाँ पर सीखेंगे कि बुलियन एलजेब्रा को सॉल्व किस तरह से किया जाता है। बेसिकली हमने जितने भी अभी तक रूल्स पढ़े हैं, जितनी भी हमने थ्योरम्स पढ़ी है, उनको यहाँ पर हमको अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर आज की क्लास में हम सीखेंगे किस तरह से बुलियन एलजेब्रा के रूल्स एंड थ्योरम्स को अप्लाई किया जाता है बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो स्वागत है आपका आज की क्लास में, और ये क्लासेस आपको विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा स्पॉन्सर की जा रही है। पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं दोस्तों, एक मेरे पास एक्सप्रेशन है, उसकी मैं बात करूँगा। एंड y इज इक्वल टू दी ए बार बी प्लस ए बी बार सी। ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, y इज इक्वल टू दी ए बार बी प्लस y इज इक्वल टू दी ए बार बी प्लस ए बी बार सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी होल बार ए बी बार सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी होल बार। सो ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या दे रखा है, दिस इज द बुलियन एक्सप्रेशन एंड इसको हमें सॉल्व करना है। y इक्वल टू दी ए बार बी प्लस ए बी बार सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल बार। एंड यहाँ पर हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करना है, जबकि a, b और c की वैल्यूज हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है a इक्वल टू दी 1, b इक्वल टू दी 1 एंड c इक्वल टू दी 0 एंड वी नीड टू फाइंड y। ओके, हमको y की वैल्यू कैलकुलेट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो एज सच कोई भी बुलियन जो हमने एलजेब्रा के लॉज पढ़े हैं उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली इसको नॉर्मल वे में सॉल्व किया जा सकता है। सॉल्यूशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सा इक्वेशन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन से आपको देखा जाएगा कि हमारे पास एक ए, बी और सी वेरिएबल की फॉर्म्स में एक क्वेश्चन दे रखा है और ए, बी और सी की वैल्यूज भी दे रखी है, उनको सिंपली पुटअप करना है और एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। हमें दे रखा है a इक्वल टू दी 1, b इक्वल टू दी 1 एंड c इक्वल टू दी 0। ये तीनों वैल्यूज हम इस एक्सप्रेशन में पुट ऑन करेंगे। एक्सप्रेशन हमें कौन सा गिवन है, क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू दी ए बार b प्लस ए बी बार c प्लस a प्लस b प्लस c होल बार। ओके, नाउ पुट ऑल दिस वैल्यू a, b एंड c वैल्यूज इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। a इक्वल टू दी 1 है हमारे पास, तो 1 का बार क्या हो जाएगा 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 0। b इक्वल टू दी 1 है तो b की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ से a बार b की वैल्यू हमें क्या मिली 0.1 प्लस नाउ a इक्वल टू दी 1 डॉट b बार दैट इज अगेन 0, क्योंकि b इक्वल टू दी 1 है हमारे पास, तो b बार क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, और c की वैल्यू अगेन हमारे पास 0 है, प्लस a प्लस b प्लस c होल बार a इक्वल टू दी 1 प्लस b इक्वल टू दी 1 एंड c इक्वल टू दी 0 एंड वी नीड टू फिगर आउट द complement of this all this sum. So okay, y equal to the 0.1 will be 0, 1.0.0 will be 0, 1 plus 1 plus 0 will be 1 and bar, and again the complement of 1 will be 0, so the expression will be 0 plus 0 plus 0, so we will get ultimately y is equal to the 0 and this is our final answer। तो बहुत ही आसान तरीके से और सिंपलीफाई वे में हम इस तरह के एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल्स की बात करते हैं, वन मोर एग्जांपल, वेरी सिंपल एंड प्रैक्टिस करके ही सीखेंगे हम। देखो अभी मैंने आपको द फर्स्ट वन
एंड द सेकंड वन, अब यहाँ पर जो मैं एग्जांपल्स आपके साथ ले रहा हूँ, यहाँ पर हमको बुलियन एल्जेब्रा के लॉज को अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, सो y इक्वल टू दी, मेरे पास अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू दी a इंटू बी प्लस a इंटू बी प्लस सी। मेरे पास क्वेश्चन है y इक्वल टू दी a b प्लस a b प्लस सी and b into b plus c. The third term is b into b plus c, and we need to figure out the value of this particular expression. इस पूरे एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करके छोटा करना है, सिंप्लीफाई वे में इसको करना है। ठीक है, चलिए हमने क्या क्या रूल पढ़ रखे हैं, हमने और लॉस पढ़ रखे हैं, हमने एंड लॉस पढ़ रखे हैं, हमने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है, आइडेंटिटी लॉ पढ़ा है, कॉम्प्लीमेंट लॉ पढ़ा है, हमने एसोसिएटिव लॉ पढ़ा है, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा है, हमने डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ी है। इन सभी रूल्स का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये ब्रैकेट है और इन ब्रैकेट्स को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हेल्प से सॉल्व किया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है कि अगर आपके पास, मैं सिंपली लिख देता हूँ फिर यहाँ पे सॉल्व करके बताएंगे। हम यहाँ पर किस रूल को अप्लाई करेंगे? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस लॉ का इस्तेमाल किया जा रहा है। बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ I can write this expression as y is equal to the, this one will be as it is a into b, and this a is getting multiply with b plus c. ये जो a है ये b plus c के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो we will get a into b plus a into c. In the same way we will get b into b plus b into c. ओके, वेरी सिंपल। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ करके ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया है। हम कुछ और रूल्स भी जानते हैं, लाइक कि हम जानते हैं कि a प्लस ए होता है, यानी कि a में यदि a को प्लस किया जाए तो हमें a मिलेगा। इन द सेम वे ab प्लस ab हमें क्या मिलेगा? ab। ठीक है, कौन सा रूल लगा रहा हूँ मैं? हम जानते हैं सिंस a प्लस a is equal to the a, so ab plus ab will be ab, okay, and plus ac will be as it is। b dot b, हम एक और रूल जानते हैं कि a dot a क्या होता है? a होता है। a dot a क्या होता है? a होता है। in the same way b dot b will be b plus bc। ओके, नाउ हम एक और रूल जानते हैं। हम यहाँ पे अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, या फिर यहाँ पर जैसे कॉमन लेते हैं कि जनरली b प्लस बी सी आपको क्या मिलेगा, इसको हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं ए बी प्लस ए सी को एज इट इज़ लिखने वाला हूँ एंड इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अगर यहाँ से इन दोनों टर्म से मैं b को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से जैसे आप b को कॉमन लेंगे वी विल गेट ओनली 1, एंड यहाँ से अगर b को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? c। ये कौन सा रूल लगाया मैंने? ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को मैंने रिवर्स वे में अप्लाई किया है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हमने यहाँ पर रिवर्स वे में अप्लाई किया है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम जानते हैं कि 1 में कुछ भी प्लस करो हमें हमेशा 1 ही मिलता है। हम जानते हैं कि अगर 1 में a को प्लस करें तो हमें हमेशा 1 ही मिलेगा। तो 1 में c को प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। बाकी टर्म एज इट इज रहेगी a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ओके, 1 प्लस c क्या होता है? 1 होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू दी a इंटू बी प्लस a इंटू सी एंड b डॉट 1 विल बी b, क्योंकि अगेन एक और रूल यहाँ पे लग रहा है कि a में अगर 1 का डॉट करेंगे तो आपको a मिलेगा। इन द सेम वे b में डॉट करेंगे 1 को तो आपको b मिलेगा। अगेन
कम्यूटेटिव लॉ लगा सकते हैं हम। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि आप a प्लस बी लिखें या फिर b प्लस ए लिखें, एक ही बात होती है, यानी कि ac प्लस बी लिखें या फिर b प्लस ac लिखें, देयर विल बी नो डिफरेंस इन बोथ द फॉर्म्स। ठीक है, ac प्लस बी को b प्लस ac लिखा जा सकता है। और अगेन जो अभी हमने एक्सरसाइज की थी b प्लस बी सी वाली, b प्लस बी सी को सॉल्व किया था, हमें ओनली b मिला था। इन द सेम वे ए बी प्लस बी को मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे ओनली b मिलेगा। b में अगर यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, इन दोनों टर्म से b को यदि मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर बचेगा a और यहाँ पे बचेगा 1, और b को हमने कॉमन में लिख दिया है। ओके, सो y विल बी इक्वल टू दी a प्लस 1 इंटू बी प्लस ए सी। अगेन a प्लस 1 क्या होता है 1। ये क्या करा है मैंने, यहां पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज किया है, एंड यहां पर a प्लस 1 हमें a मिला, सॉरी 1 मिलेगा, a प्लस 1 1 डॉट बी प्लस ए सी। कैसे मिला, सिंस समथिंग प्लस 1 इज इक्वल टू दी ऑलवेज 1। सो फाइनली y विल बी इक्वल टू दी 1 डॉट b विल बी b प्लस ए सी। सो दिस इज और फाइनल आंसर। इसको फर्दर आप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो आप समझ गए होंगे, आपने देखा होगा कि किस तरह से बुलियन अलजेब्रा के लॉज को हम अप्लाई करके एक बड़े एक्सप्रेशन को, इस तरह का एक बड़ा एक्सप्रेशन है, इसको सिंपल करके सिंप्लीफाई वे में हम लिख सकते हैं। हमने क्या पता होना चाहिए, हमको जो भी बुलियन अलजेब्रा के लॉज होते हैं, एंड ऑपरेशन के क्या क्या लॉज होते हैं, और ऑपरेशन के क्या क्या लॉज होते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, आइडेंटिटी रूल क्या होता है, एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, डी मॉर्गन्स थ्योरम को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, इन नियमों की मदद से हम इस तरह के एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये अभी 2 क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि चीज़ों को और आसानी से समझा जा सके, क्योंकि इन क्वेश्चंस में कहीं भी अभी मैंने डी मॉर्गन थ्योरम को अप्लाई नहीं किया है। तो अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि किस तरह से डी मॉर्गन थ्योरम को अप्लाई किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, और इस क्वेश्चन में हम ये सीखेंगे कि डी मॉर्गन थ्योरम्स को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो क्लासेस आपको विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से स्पॉन्सर की गई है। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस सॉल्व करने से पहले डी मॉर्गन थ्योरम क्या होती है ये मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। डी मॉर्गन थ्योरम ये कहती है कि किसी भी होल कॉम्प्लीमेंट को इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट में लिखा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डी मॉर्गन थ्योरम। जैसे कि यहाँ पर ये होल कॉम्प्लीमेंट है ए बी प्लस ए सी बार होल कॉम्प्लीमेंट, इसको हम डी मॉर्गन थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो किस तरह से किया जा सकता है, सॉल्यूशन की बात करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में हम इसको समझेंगे कि किस तरह से आप डी मॉर्गन थ्योरम्स को अप्लाई करके किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और ये जो होल कॉम्प्लीमेंट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो उसके पहले की चीज़ों को मैं एज इट इज़ लिखूंगा, लाइक ए बी प्लस सी बार, इसको एज इट इज़ लिखा जाएगा। एंड इसकी बात करते हैं तो हमने डी मॉर्गन थ्योरम जो पढ़ा है बाय डी मॉर्गन थ्योरम a प्लस बी होल बार इज इक्वल टू दी a बार डॉट b बार। दिस इज वेरी सिंपल रूल। से सपोज दिस इज x, दिस इज y, दिस इज प्लस, सो वी आर हैविंग x प्लस वाई होल बार, x प्लस वाई होल बार। और इस x प्लस वाई होल बार को हम कैसे लिख सकते हैं, x बार डॉट वाई बार यूजिंग दी डी मॉर्गन थ्योरम। x की वैल्यू क्या है ए बी, तो हमें ए बी प्लस ए सी बार का होल बार को हम कैसे लिखेंगे, ए बी बार, और ये प्लस क्या हो जाएगा डॉट, और ए सी बार है हमारे पास, ए सी बार और इसका होल बार।
तो इस तरीके से हमने डी मॉर्गन थ्योरम का एक पर्टिकुलर पार्ट सॉल्व किया है। अगर आप आगे देखेंगे, ठीक है, इसकी अब जरूरत नहीं है, मैं इसको रफ कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। जब हमने इसको सॉल्व करा तो हमें ये मिला है। अब आप देख सकते हैं कि अगेन हमारे पास ए बी का होल बार है और ए सी बार का होल बार है। दो अलग अलग टर्म है जहां पर होल बार है। इन दोनों टर्म्स को भी डी मॉर्गन थ्योरम की तरह, डी मॉर्गन थ्योरम से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा किस तरह से कर सकते हैं। एफ इज इक्वल टू दी ए बी प्लस सी बार, ये एज इट इज रहेगा। एंड यहाँ की बात करें ए बी बार को मैं सॉल्व करके क्या लिख सकता हूँ, ए बार प्लस बी बार, एक ब्रैकेट का हमको यूज लगेगा। दिस ए बी होल बार इज इक्वल टू दी ए बार प्लस बी बार। कहाँ से लिखा हमने, बाय डी मॉर्गन्स थ्योरम की हेल्प से हम ये चीज लिख पाए हैं। दूसरी टर्म है, ये डॉट हम लिखेंगे, और दूसरी टर्म हमारे पास क्या है, ए सी बार का होल बार। ए सी बार का होल बार विल बी ए बार प्लस सी डबल बार। ठीक है, तो ये हमने इस टर्म्स को और इस टर्म को डी मॉर्गन थ्योरम की हेल्प से सॉल्व कर लिया। अब हम जानते हैं कि कोई भी वेरिएबल उसका डबल बार होता है तो वो सिंपली वेरिएबल लिखा जा सकता है। हम क्या जानते हैं कि ए डबल बार इज इक्वल टू दी ए। ठीक है, तो सी डबल बार हमें क्या मिलेगा, सी मिलेगा, सिंपल। बाकी एक्सप्रेशन को मैं एज इट इज लिख देता हूं। सो एफ विल बी इक्वल टू दी ए बी प्लस सी बार ए बार प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस सी। इसको ऐसा लिखना चाहूंगा, ए बार प्लस सी एंड ओके। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है उसको सॉल्व करेंगे। यानी कि ब्रैकेट है हमारे पास, दीज आर दी ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाएगा। तो ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। एफ इज इक्वल टू दी ए बी प्लस सी बार, इसको हम अभी एज इट इज रख रहे हैं। एंड ब्रैकेट में क्या आएगा, ए बार इंटू ए बार, ए बार इंटू ए बार प्लस ए बार इंटू सी प्लस बी बार इंटू ए बार प्लस बी बार इंटू सी। ये पूरी टर्म हमें कहां से मिली है, इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करके मिला है। ठीक है, क्लियर है। ये जो ए बार है इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, तो ए बार पहले ए बार के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ए बार सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट में बी बार इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बी बार ए के साथ और बी बार सी के साथ। इस तरह से ये दोनों टर्म इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो टोटल हमें 4 टर्म मिल जाएगी, 1 2 3 एंड 4। सिंपल। अब हम क्या कर रहे हैं, ये कैसे लिखा है हमने, साइड में लिख देता हूं मैं। ये हमने लिखा है बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, किसी मदद से लिख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से लिख रहे हैं। एफ इज इक्वल टू दी ए बी प्लस, अब ये जो सी बार है इसको भी अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा, सी बार को भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा दिस ए बार डॉट ए बार विल बी सिंपली ए बार, और इसके साथ सी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बार सी डॉट सी बार बी बार ए बार डॉट सी बार प्लस बी बार डॉट सी बार। ठीक है, हम यहाँ पर 2 चीज़ें कर रहे हैं। एक तो हमने क्या देखा है कि ए बार डॉट ए बार था, जब भी आपके पास हम जानते हैं कि ए डॉट ए होता है तो आप क्या लिखते हैं, ए, तो ए बार डॉट ए बार होगा तो उसको ए लिखेंगे। बाकी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी यूज़ करा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, तो इसको भी लिख लेते हैं। ओके, वेरी सिंपल। नाउ दिस एफ इज इक्वल टू दी ए इंटू बी प्लस ए बार इंटू सी बार। नाउ दिस ए बार इंटू सी बार विल बी 0। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं, वी नो दैट ए बार डॉट ए इज इक्वल टू दी 0, तो सी बार डॉट सी भी क्या हो जाएगा, 0, और 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा। सिमिलरली
Similarly, this C डॉट सी बार विल बी अगेन 0 एंड 0 अगर B बार में मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा 0। तो इस तरह से दो टर्म यहाँ पर 0 हो गई। ठीक है, इसको और छोटा कर सकते हैं। 0 किसी भी वेरिएबल में अगर आप प्लस कर रहे हैं तो सिंपल वही वेरिएबल मिलेगा, यानी कि 0 प्लस समथिंग इज इक्वल टू दिस समथिंग ओनली। ओके, फाइनली वी विल हैव f इज इक्वल टू दी a b प्लस a बार c बार प्लस b बार a बार c बार। Now we are going to multiply this a. Finally, we are going to multiply this a in this particular all these terms. So we will get only f is equal to the a into b plus a into a bar into c bar क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जैसे ही ये a इस a बार के साथ मल्टीप्लाई होगा आपको 0 मिलेगा और ये 0 c बार को भी 0 कर देगा, यानी कि जब a बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको 0 मिलेगा। नेक्स्ट टर्म में भी यही हो रहा है, जब ये a इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a डॉट a बार आपको 0 मिल जाएगा और 0 में आप कुछ भी प्रोडक्ट करेंगे तो आपको अगेन 0 ही मिलेगा, यानी कि फाइनली हमारे पास क्या मिल रहा है a इंटू बी। सो फाइनली f इज इक्वल टू दी a इंटू बी एंड दिस इज अवर लास्ट एक्सप्रेशन एंड दिस इज द example which has been solved with the help of डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो हमने देखा कि डी मॉर्गन्स थ्योरम जो हमने पढ़ी है उसको हम किस तरह से यूज़ करके किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी एक बड़े बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई वे में लिखा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ओके दोस्तों, ठीक है, अभी आज की क्लास को मैं यहीं क्लोज कर रहा हूँ। अगेन मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी क्लासेस आपको मिल रही है ये सारी क्लासेस आपको विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा स्पॉन्सर की गई हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करना ज़रूर एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट जितनी भी क्लासेस मैं आगे आने वाले टाइम में डालूंगा उसकी क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।